हेलो गाइस। तो मैं आई हूँ एक वन शॉट लेके जिसका नाम है द कर्स्ड प्रिंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा FF वन शॉट। बड़ा सा कैसल जिसमें फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस कैसल में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सब खुश थे, सारे गेस्ट आए हुए थे, इंतज़ार में थे किसी का। फाइनली क्वीन आती है थ्रोन की जगह में, अपने पास में एक बच्चे को हाथ में पकड़ के। वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसकी माँ का हाथ उंगली पकड़ी हुई थी। सब लोग स्माइल कर रहे थे। ये इस बच्चे का नेम सेरेमनी था। किंग तो नहीं थे, किंग बाहर गए थे, उनका युद्ध था। और फिर जब नेम सेरेमनी स्टार्ट होती है, रानी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए उसने राजा के बिना ही नेम सेरेमनी स्टार्ट कर दी। और राजा को पता थी राजा भी अपना युद्ध सफल करके आने ही वाले थे। राजा बहुत मेहनती और बहुत हिम्मती थे। उनको पता था कि मैं जीतूंगा, और ऐसा ही हुआ। वो सफल हुए, उनके जीत महल तक आई। इसलिए सब लोग और खुश थे कि राजा जीत गए हैं, राजा आ ही रहे हैं। और बच्चे का नेम सेरेमनी शुरू हो जाता है। रानी खुश थी अपने बच्चे को पकड़े हुए। वो एक लड़का था, बच्चा, बेबी, बहुत ज़्यादा प्यारा। रानी बार बार उसके बच्चे की तरफ देख के कह रही थी, तुम पूरे अपने पापा पे ऊपर गए हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो तुम, मेरा बच्चा, मेरा पहला बच्चा, मेरा राजकुमार। और वो उसको किस किए जा रही थी, उसके नोज़ पे, उसके लिप्स पे, उसके चीक्स पे, उसके पूरे फेस पे। उसका बच्चा हंस रहा था, खिलखिला रहा था। एक टाइमिंग होता था हेवेंस का। उसी टाइमिंग में बच्चे लोग का, जितने भी बच्चे हैं उतने बच्चे का नामकरण एक ही टाइमिंग में रखा जाता था। एक होली टाइमिंग होता था, उसी टाइम पीरियड में रखा जाता था। वो टाइम हो जाता है और उसी टाइम में वो डोर खुलता है। किंग आ जाता है। किंग थ्रोन रूम में घुस रहे थे, उसके रूम जहाँ पर सब लोग, उनके दरबार में सब लोग खुश थे, खुद बैठे हुए थे, स्माइल कर रहे थे। जब किंग एंटर करते हैं, वो अपने पहले बच्चे को गोदी में लेते। उसका बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा था, उनकी तरह ही। उन्होंने एकदम राइट टाइम में एंट्री ली थी, जो कि ऑलरेडी नाम रखने का टाइमिंग आ गया था। उसी टाइम पीरियड में उन्होंने कदम रखा था इस जगह। कितना अच्छा मोमेंट था। और फाइनली जो प्रीस्ट थे, फाइनली टाइम सब कुछ रख के, उसका डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ समझ के उसका नाम फाइनली रख देते हैं, जेवजुन। छोटा सा बच्चा। किंग बहुत खुश था। किंग बोला, मेरा पहला बच्चा है ये, जेवजुन, मेरा हायर, मेरा प्रिंस। वो स्माइल कर रहा था। क्वीन भी स्माइल कर रही थी उसके हस्बैंड और उसके बच्चे को देख के। उसका बच्चा स्माइल किया जा रहा था। और फिर तय हो गया कि प्रिंस का नाम जेवजुन है। सब लोग खुश थे और ये बात किंगडम में पूरी जगह बज रही थी कि प्रिंस का नाम जेवजुन है। सब लोग खुश थे। सब लोग बोल रहे थे, जेवजुन आ गए, जेवजुन हमारे नया प्रिंस, हमारे बेबी न्यू प्रिंस जेवजुन। सब लोग खुश थे। उसका नाम एक ही भर में सबको खुश करने देने वाला था। वहीं पर क्राउड में, सर्वेंट्स का लाइन में एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की और कोई नहीं, सेविका थी, क्वीन की पर्सनल मेड, जो काम करती थी, उनकी सर्वेंट। वो ही कुछ नहीं थी। उसके फेस में एक भी स्माइल नहीं था। वो उसी दिन सब लोग को जल्दी छुट्टी मिल जाती है, तो सब लोग अपना काम करके महल का वापस घर चले जाते हैं। वो लड़की काम ख़त्म होने के बाद सब लोग को जाते हुए वो लड़की देखती है। सब लोग महल से चले जाते हैं, सब लोग खुश थे। किंग और क्वीन भी अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में, द्वार में चले जाते हैं। वो सेविका भी चली जाती है। वो अपने छोटे से घर में घुसती है। उसी के किंगडम में, वही किंगडम में एक छोटा सा घर उसका था। उसी घर में वो घुसती है। वो आते ही नीचे बैठ जाती है, फुट फुट के रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है, मैंने क्या किया? कुछ नहीं। क्यों भगवान?
आप मेरी तरफ एक बार क्यों नहीं देखते हैं? प्यार किया था तो मैंने भी, पर कभी भी मुझे वो रिटर्न नहीं मिला। वो सेविका दुखी में इतनी फूट फूट के रो रही थी, चांद की तरफ देख रही थी और कह रही थी, मैंने प्यार किया था तो उसे क्यों सब कुछ मिला? क्यों मिला? क्या एक बार भी मुझे वो प्यार नहीं मिल सकता? मुझे वो परिवार नहीं मिल सकता? इतना क्यों खुश है वो परिवार? इतना क्यों खुश है सब लोग? क्या किसी को मेरा दुख नहीं दिखता है? क्या मैं एक सर्वेंट ही हूँ? क्या मुझे कोई उस सम्मान से नहीं देखता है जो उस क्वीन को दिखता है? सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पर मैं भी तो उसकी पर्सनल सर्वेंट हूँ। मुझे कभी भी कोई किसी ने नहीं देखा, स्पेशली उस किंग ने तो कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखते हो आप मुझे एक बार भी? मैं भी तो एक सुंदर सी लड़की हूँ, क्वीन से भी ज़्यादा सुंदर। हाँ, थोड़ा रंग काला है तो उसमें क्या है? क्या मैं बुरी दिखती हूँ? वो थी सेविका, वो भी पर्सनल सेविका क्वीन की। पर जब से वो महल में आई थी तब से वो डिवोटिव थी क्वीन को लेके। पर क्वीन वो हमेशा अपने हस्बैंड का तारीफ़ करती रहती थी, वो थमती नहीं थी। वो हमेशा उसको अपने हस्बैंड के बारे में सारी बातें बताती थी कि मेरा हस्बैंड ये है, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। आज पता है मेरे लिए उसने गुलाब लाए, आज पता है उसने मुझे वहाँ लेके गया था, और पता है आज उन्होंने मेरे लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाया। उसकी सेविका सुनती थी, काश वो ये सब महसूस कर पाती, काश वो बाहों में, किंग के बाहों में अपना सर रख के लेट पाती। क्यों लैंस एक बार शादी करते हैं? वो अपने मन में भगवान को पूछ रही थी, क्यों? जैसे कि किंग्स बहुत सारे कॉन्क्यूबाइन रखते, पर मैं क्यों नहीं? क्यों मैं नहीं? सेविका रो रही थी। वो प्यार करने लग गई थी किंग को, क्योंकि किंग इतना अच्छा था, क्वीन से इतना प्यार करता था। काश वो उस औरत की जगह होती, काश वो रानी होती इस किंगडम की। काश उसको वो प्यार मिल सकता, रिस्पेक्ट मिल सकता सबसे, वो खुशियाँ जो उसकी है काश वो उसको मिल सकती। क्यों? क्या उसका इतना दुर्भाग्य, इतना बुरा है कि बचपन से उसको उसके माँ पापा ने उसको एकदम प्यार नहीं किया? क्योंकि वो काली थी, क्योंकि उसका रंग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कोई लड़का, कोई आदमी भी उसकी तरफ ऐसे नहीं दिखता था। काश अगर वो उसका शादी होता किंग से तो आज उसका ऐसा ही बेट बच्चा होता, वो सोच रही थी। और फिर दिन बीत जाते हैं और एक फाइनली बहुत सालों बाद फिर से एक खुशखबरी आती है महल से सबको, क्वीन फिर से प्रेग्नेंट है। सब लोग खुश हो गए थे, सब लोग खुशी के मारे सब लोग उछल रहे थे, स्माइल कर रहे थे। पर सेविका खुश नहीं थी, क्योंकि सेविका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने किसी के सामने शो नहीं किया, पर वो दुखी थी। वो कैसे बताए कि उसने प्यार किया था किंग से, और किंग तो उसकी रानी को ही प्यार करती थी। और देखो रानी फिर से प्रेग्नेंट होगी, फिर से खुशियाँ उसको ही मिलेगी, और वो दूर में स्माइल करते करते उनके बच्चे का ध्यान रखेगी, एक नौकरानी की तरह। क्यों सामने से किंग उसको हर टाइम जाने को कह देते थे कि जाओ रानी का ध्यान रखो, तुमने रानी को वो दिया है, रानी 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 हर टाइम रानी। और फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे, साल बीत रहे थे। कुछ दिन बाद वो सर्वेंट आना बंद कर दी थी। वो सर्वेंट प्रेगनेंसी के टाइम रानी के पास नहीं थी, तो रानी भी थोड़ी सी वियर्ड फील कर रही थी कि अचानक से उसकी पर्सनल सर्वेंट कहाँ गई। किसी को पता नहीं था क्या हुआ उसके साथ। पर रानी के देखभाल करने के लिए किंग ने और भी लोगों को असिस्ट करके रखा था, सर्वेंट्स को, तो वो ऑलरेडी रानी का देखभाल कर रहे थे। रानी का प्रेगनेंसी पहले भी प्रेगनेंसी की तरह एकदम नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। इस बार का प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था। और फाइनली
9 मंथ के टाइम वो फाइनली एक छोटे से बेबी बॉय को फिर से बर्थ दे दी है। और वो बेबी बॉय बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था, इतना ज़्यादा कि उसको जो भी देख रहे थे, जो एल्डर्स उन लोगों ने भी देखा, उन सब ने कहा कि बच्चा हेवनली बच्चे की तरह दिखता है, इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा, ये बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। सब लोग वाहवाही कर रहे थे और ये बात पूरे किंगडम में फैल गई थी कि सेकंड प्रिंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये उस सेविका ने भी सुना था। वो जल रही थी, भुन रही थी, उसको गुस्सा आ रही थी, पर वो ना कि पैलेस में नहीं गई, पता नहीं क्यों, कोई रीज़न था उसका। कुछ दिन के बाद नेम सेरेमनी रखा जाता है जहाँ पर बेबी का नाम रखा जाता है। हेवेंस का टाइम पीरियड में जब एक टाइम होता है, उस टाइम में ही बेबीज़ का नाम रखा जाता है। और उसी टाइम में जैसे जेवजुन के टाइम पीरियड में उनका नाम जैसे रखा गया था, वैसे ही इस बार भी वैसा ही हुआ। फाइनली टाइम जब हुआ, उसका डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ देख के, उसका ऑरा को देख के एक नाम रखा गया, फाइनली एक अच्छा सा नाम, हांग वांगजुन। वो नाम एक अथॉरिटी था जो कि किसी को भी अपने नीज़ पे रखने पे मजबूर कर देता था। उसके फादर बहुत खुश थे। उसके फादर ने बोला था कि मेरे सेकंड बेटे को मैं सब कुछ दूंगा, मेरा सेकंड बेटा बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा, मैं उसे सब कुछ दूंगा, इस जो भी वो मांगेगा मैं उसको सब कुछ दूंगा। उसका फादर बहुत खुश था, द किंग, वो बहुत खुश थे। और वो दिन के बाद सब लोग बार बार सराउंडिंग में प्रिंस का देखभाल करने से नहीं रोक पाते अपने आप को, क्योंकि प्रिंस इतना हैंडसम जो था, छोटा सा बेबी हांग वांगजुन और जेवजुन हर समय अपने छोटे भाई की तरफ इर्द गिर्द घूरते रहते थे, क्योंकि वो बड़ा भाई बन गया था। अपने छोटे भाई का तो ध्यान रखना ही था उसे। हर टाइम वो अपने छोटे भाई के इर्द गिर्द घूमते रहता था और कहता था, मेरा छोटा भाई है, मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखूँगा। हांग वांगजुन ऐसे नहीं करते हैं, लंजा इधर आओ। और छोटा सा लान वांग जी वो अपने नीज़ में बेबी जैसे क्रोल करते करते आते हैं ना, वैसे ही वो अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। छोटा सा हांग वांगजुन वो बार बार जेवजुन के पास आता था, उसके गोदी में बैठता था, और जेवजुन ही उसको, जैसे कि वही उसका माँ है, उसको वैसे ही खिलाता था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी इन दोनों के रिलेशन को देख के, और वो ऐसे ही चाहती थी कि उन दोनों का रिलेशन कभी ब्रेक ना हो, उनका बॉन्ड कभी ब्रेक ना हो, ये जोड़ी हर समय सलामत रहे। और फिर एक दिन जब रानी अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट फीड करा रही थी, जब छोटे लान वांग जी को फीड करा रही थी, तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, माय लेडी। और तभी रानी जब पीछे घूमती है, देखती है वो सर्वेंट। रानी शॉक थी और वो बोलती है, तुम इतने दिन से कहाँ थी? इतने महीने मेरा प्रेगनेंसी बीत गया, पर तुम मेरे बच्चे के नेम सेरेमनी में भी नहीं आई। क्या हुआ था? तुम कहाँ थी और अभी तुम आ रही हो? ये कैसी बात हुई? वो अपने आइस में टीयर्स आते हुए उसके सामने, क्वीन के सामने नील डाउन होके बैठ के कहती है। वो एक केव पहनी हुई थी, एक ब्लैक सा केव, उसके बॉडी के अराउंड था बड़ा वाला एक टोपीस, उसके बाल को ढक रहा था। वो कहती है, आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, मैं आपको कैसे बताऊं। और फिर वो छोटे से हांग वांगजुन की तरफ देखती है और कहती है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा है क्वीन, पर मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ना बहुत पैसों की ज़रूरत है अभी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसीलिए मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। क्वीन शॉक्ड हो गई थी। क्वीन कहती, क्या तुम प्रेग्नेंट थी? पर कैसे? तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है ना? क्या बताओ कैसे हुआ ये? और तुम प्रेग्नेंट? फिर अब तुम्हारा प्रेगनेंसी तो दिख नहीं रहा है, तुम्हारा बेली तो फ्लैट है। वो धीरे से उसके केव के अंदर से एक छोटे से बेबी को बाहर निकालती है। वो बच्चा काला था, उसी की तरह ही थोड़ा सा बदसूरत, ऐसा ही कुछ। बच्चे के लिप्स के नीचे एक मोल था और वो बच्चा, उसका फ्लफ़ी हेयर था, वो बच्चा सो रहा था। क्वीन उसके चेहरे की तरफ देखती और कहती है, इसको मुझसे दूर करो, ये इतना काला है, मेरे लंजा का नज़र लग जाएगा, मेरे लंजा का इतना सुंदर चेहरा फीका पड़ जाएगा इसकी वजह से, ये अगर पास आएगा तो। वो सेविका ये बात सुन के वो शॉक्ड हो गई थी। वो कहती है,
क्वीन, मेरा 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 बच्चा ऐसा नहीं है। ये तो मेरा बच्चा भी बहुत प्यारा है। आप ऐसा क्यों पूरी देखिए कितना प्यारा है मेरा बच्चा। तभी क्वीन कहती है, नहीं ये तो बदसूरत है, उसको दूर रखो। ये मेरे हवान जुम को पूरा काला बना देगा इसकी तरह। ये तक गंदा दिखता है। अच्छी। फिर वो अपने बच्चे को अपने केव के अंदर छुपा लेती है कि उसका नज़र किसी पर ना पड़े। वो अपना आंसू भींचते हुए कहती है, ठीक है, माफ़ करिएगा क्वीन, मैं नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्वीन अपना लान को अपने चेस्ट में छुपाते हुए कहती है, कहो क्या कहना है, क्यों आई हो इतने दिनों बाद? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बच्चे को दिखा के क्या दिखाना चाहती हो तुम? सिविका कहती है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे पालना है इस बच्चे को। कुछ मुझे पता नहीं कैसे हुआ, उस रात कौन था पता नहीं, पर गलती से ही ये हो गया। पर ये बच्चा मेरा है, मेरा खून है, मैं इसे पालना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे पैसे की ज़रूरत है क्वीन, बहुत पैसे की। मुझे प्लीज़ आप कृपा करके पैसे दे दीजिए। और रानी क्वेश्चनली उसकी तरफ देखी कहती है, तुम मेहनत करो, मेहनत से तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम जैसे काम करती थी यहाँ काम करो, किसने मना किया है? पर ऐसे तुम डिमांड कर रही हो मुझे कि तुम्हें इतना पैसा चाहिए, क्यों दूँ मैं तुम्हें पैसा? हाँ, क्या समझ के रखा? ये कोई ठेका है कि तुम किसी से भी पैसे मांगते हुए फिरोगी? पहले तो अपना पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई हो, फिर तुम कह रही हो कि तुम्हें पैसे चाहिए, और तुम्हें लग भी रहा है मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मुझसे दूर रहो, ठीक है? पता नहीं किसके साथ मुंह काला की हो और इस अजीब सा जीव को पैदा की हो। तभी वो अपना हाथ भींचते हुए कहती है, रानी ठीक है, आप अगर मुझे पैसा नहीं देंगी तो मैं काम करने कल से आ जाऊंगी। तभी रानी कहती है, हाँ आना, पर अपने इस बच्चे को मत लेके आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे हांगवान जुन को इसका नज़र लगे। इस काली सी सूरत को अपने घर में ही छोड़ के आना। वो सर्वेंट, वो दासी कहती है, जी। वो दासी वहाँ से निकल जाती है। वो पहले अपने घर जाती है, अपने बच्चे को वो झूला में सुलाती है। वो बच्चा आराम से सो रहा था। वो दासी अपने हाथ फिराते हुए उसके चेहरे पे कहती है, बच्चा यहीं पर रहो, माँ जल्दी आ जाएगी। वो दासी अपना दरवाज़ा बाहर से बंद करती है, कुंडी लगाती है और वहाँ से निकल जाती है। बीच रात में मिडनाइट वो दासी कहीं जा रही थी। जंगलों को पार करते हुए वो दासी फाइनली जंगल के मिडिल में आ जाती है, जहाँ पर एक छोटा सा घर था, छोटा सा कॉटेज टाइप का था। उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा ही कंकाल, बहुत कुछ रखे हुए थे। उस घर के सामने मिडिल में आके वो दासी अपनी नीज़ में बैठ के कहती है, मुझे रिवेंज चाहिए बाबा, मुझे रिवेंज चाहिए। मैंने कभी भी ऐसा कोई बुरा सोचा ही नहीं, पर आज जब मैं भी तो एक माँ हूँ, जब मेरे बच्चे को लेके वो रानी अपने आप को समझती क्या है, उसने मुझे अनरिस्पेक्टफुली मुझे जो भी बोला मैंने सुना आज तक, पर क्योंकि मैं काली थी, पर मेरे बच्चे को लेके उसने बहुत कुछ बोला है। मैं चाहती हूँ उसका परिवार पूरा तहस नहस हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए उसका। और वो जो इतना अहंकार दिखा रही है अपने बच्चे को लेके, उसका बच्चे को कुछ हो जाए, मैं बस ये चाहती हूँ। पापा आप मुझे कुछ दो, मैं सब कुछ उसका बर्बाद करना चाहती हूँ, फिर सब कुछ मेरा होगा। और फिर वो बाबा कहता है, देखो लड़की, मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल सकता कि तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मैं दे दूँ, पर अगर तुम्हें कुछ सीखना है मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ, शायद वो तुम्हें काम लगे बाद में। वो औरत कहती है, जो आप सिखाए मैं सीखूँगी, बस मुझे रिवेंज लेना है उनसे, मुझे बदला लेना है। जो उसने मुझे कहा, मुझे सब चीज़ का बदला लेना, आज तक उसने जो मेरे साथ किया मुझे बदला लेना है। जो सहन नहीं होता है, मुझे खुश रहना है, मुझे मेरे बच्चे के साथ खुश रहना है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चा को सब लोग रिस्पेक्ट से देखे, बो डाउन करे, उसको प्यार करे, जैसे कि उस सेकंड प्रिंस को मिलता है। मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे को भी सब लोग प्यार करें, ऐसा नहीं कि बिन बाप का बच्चा ऐसे बोले। मैं चाहती हूँ कि उसको सम्मान करे, प्यार करे सब, जैसे कि उस बच्चे को करते सब। मुझे वो सब चाहिए जो उस रानी को मिलता है। वो बाबा सुनता है, वो कहता है, ठीक है, उससे पहले तुम्हें मेरे डिसाइपल बनना पड़ेगा।
वो औरत स्माइल करती हुई कहती, जी 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 मैं सब कुछ करूँगी। वो सर्वेंट अपने हाँ हमें ही हिला दिया सर। तो बाबा कहता, ठीक है, एक काम करो, शमशान में जाओ, जो लाश अभी अभी मर गया है, अभी जस्ट उसका बॉडी जलाया है, जो लाश आया है अभी नया, उस लाश का बाल काट के लाओ, फिर उसका थोड़ा सा खून भी लाना, ठीक है, बस इतना ही तुम्हें करना है। वो सर्वेंट कहती है ठीक है, मैं करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, मुझे बस रिवेंज चाहिए। फिर वो सर्वेंट बीच रात में दूसरे दिन, उस रात में तो नहीं कर पाती है, दूसरे दिन वो जाती है और फिर शमशान में जो नया लाश आया था, शमशान में जस्ट पहुंचा था, जलने से पहले उस लाश का एक बाल काटती है और फिर थोड़ा सा खून उसके शरीर से लेती है, जो खून सूखने ही वाला था उसको लेती है और फिर वो उस बाबा के पास वापस आ जाती है। वो बाबा कुछ उस खून में कुछ मिलाता है, कुछ मंत्र बोलता है और उस बाल को भी उस खून में डुबा देता है, कुछ मंत्र बोलता है, फिर उसको वो कटोरी से भरा हुआ खून और बाल एक साथ देता है, कहता है पी लो इसे। वो सर्वेंट जो दासी थी वो बाबा की तरफ देख के कहती, बाबा मैं कैसे पीऊँगी इसको, खाऊंगी। तभी बाबा कहता है, अगर तुम्हें करना है, रिवेंज लेना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो सर्वेंट अपना आँख भींचती है, अपना मुट्ठी कसती है और कहती है ठीक है, और वो एक ही सांस पे उसको पी लेती है। उसके मुंह में उस लड़की का बाल था जो लाई थी वो, और वो चीज़ पी लेती है। और तभी वो बाबा कहता है, कल से मेरे द्वार में आ जाना हर रात और मैं तुम्हें तंत्र मंत्र सिखाता रहूँगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सेविका स्माइल करती है इवल सी, और वो कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है। दिन बीत रहे थे और फाइनली हंगवानजुन 5 साल का हो गया था। वो अपने पैरों में थोड़ा थोड़ा चलने लग गया था। वो सिर्फ इतना ही बोल पाता था, नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए। और जेवजुन उस दिन बाहर गया था, उसका बड़ा भाई उसके फादर के साथ, किंग के साथ। उसकी माँ पैलेस में ही थी पर उसके रूम में थी। वो कुछ काम कर रही थी और हंगवानजुन बाहर गार्डन में खेल रहा था। जो हंगवानजुन की पर्सनल सेविका थी, उसको अचानक से कोई काम आ गई तो वो चली गई और वहाँ पर बस एक ही थी, वो पर्सनल सर्वेंट सेविका क्वीन की, जो गार्डन में पानी डाल रही थी। और हंगवानजुन जो गार्डन में खेल रहा था अपने गेंद के साथ, क्योंकि उसका बड़ा भाई नहीं था इसलिए वो अपने छोटे छोटे हाथ से खेल रहा था। उसका गेंद आके सीधा उस फ्लावर पॉट पे लगता है। वो सर्वेंट उसकी तरफ घूर के देखती है और स्माइल करके नील डाउन होके कहती है, प्रिंस आपको कुछ चाहिए? तभी हंगवानजुन कहते हैं चाहिए, दो। सेविका स्माइल करके वो गेंद को अपने हाथ में लेती है और हंगवानजुन की तरफ बढ़ाती है। हंगवानजुन लेने ही वाला था, तभी वो सेविका थोड़ा पुश करती है उस गेंद को और हंगवानजुन उस गेंद की प्रेशर से, वो इतना हेवी था इसलिए प्रेशर से वो थोड़ा पीछे गिर जाता है। और जब गिरता है वो सेविका कुछ ऐसा जादू करती है अपने हाथ से कि हंगवानजुन वो उस गेंद के बाहर से पीछे को तो गिरा, पर उस पीछे को पास में ही उसके चीक्स में एक स्क्रैच लग गया। सेविका चाहती थी कि हंगवानजुन मर जाए, पर इसका किस्मत कितना अच्छा है, ये मर ही नहीं पाया। इसके गालों के छोटे से, जिसके क्यूट गाल्स थे, उसके गाल के पास एक स्क्रैच लग गया। सेविका देखी और कुछ वो उसको और भी टॉर्चर कर पाती उससे पहले ही दूसरे सर्वेंट्स आ गए हंगवानजुन के पास, आके कहने लगे, अरे प्रिंस को चोट लग गई है, प्रिंस को खून निकल रहा है चीख से। और छोटा सा हंगवानजुन रोने लग गया था। वो कह रहा था करके रोने लग गया था। और तभी ये बात क्वीन तक आवाज़ पहुंच जाती है कि हंगवानजुन को चोट लग गया है। क्वीन दौड़ते हुए आती है, हंगवानजुन को हक करती है और उसका चीक्स को देखती है और देखती है एक पर छोटा सा स्कार लग गया उसके चीक्स में। क्वीन उसको बहुत मरहम पट्टी करवाती है, बस छोटे से हंगवानजुन को चोट लग गई थी ना। वो अपने हाथ से खाना खिलाती है, हंगवानजुन को प्यार करती, फेस में उम्मा देती है और फिर बोलती कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, रो मत। वो उसको दर्द हो रहा था उसको, क्योंकि उसका बच्चा रो रहा था। दिन बीत रहे थे, हंगवानजुन बड़ा हो रहा था। हिलन ने उसको ट्रीट किया था, पर वो स्कार ज़िंदगी भर तक उसका वहीं पे वहीं रहा। और बात तो ऐसा था कि वो स्कार ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि हंगवानजुन इतना बड़ा जो हुआ है। पर नहीं,
वो सेविका कहाँ रुकने वाली थी। उसने तो यही चाहा था कि हंगवानजुन मर जाए। तो वो सेविका रात के टाइम जब हंगवानजुन सो रहा था तो वो जाती है और वो हंगवानजुन के चेहरे के ऊपर हाथ रखती और कहती है, हंगवानजुन तुम मरी नहीं, ये बहुत शॉक की बात है, पर चलो तुम्हें मारती नहीं हूँ। ये स्कार मिला है ना तुम्हें, इसी को थोड़ा गहरा बना देते हैं। और वो एक स्पेल करती है उसके चेहरे के ऊपर और वो मुंह में एक बात बोलती है, जितना बड़े होगे उतना बदसूरत दिखोगे, सिर्फ एक स्कार की वजह से। और तुम्हारा इतना सुंदरता हंगवानजुन, कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करेगी, डरेगी। कोई भी तुम्हें अपनाएगी नहीं क्योंकि तुम इतना बदसूरत दिखोगे। ये मेरा कर्ज है और मैं हमेशा यहीं पर रहूँगी तुम्हारा तमाशा देखने के लिए। और वो उसका हंसी उस पैलेस में गूंज जाता पर किसी को सुनाई नहीं दी। और फिर दिन बीतते गए और हंगवानजुन का स्कार बड़ा और उसके पूरे नेक तक आ गया था। उसका चिक्स पूरा भर गया था उस स्कार की वजह से। उसकी माँ क्वीन जो अपने ऊपर अहंकार करती थी कि मेरा बेटा इतना सुंदर है, वो उसके बच्चे के ऊपर उसको दया आती थी। वो फ्रस्ट्रेशन में वो रहती थी। वो बार बार अपने बच्चे के बारे में सोचती थी। उसका बच्चा बाहर नहीं जा पाता था, वो रोता था, उसकी माँ के पास ही आके रोता था, माँ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो कहती थी नहीं लंजान, तुम मत रो, बहुत सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। पर सब कुछ ऐसे बदल गया था। वो फ्रस्ट्रेशन में उसकी माँ क्वीन ऐसे ही सोचती रहती थी उसके बेटे के बारे में, उसके सेकंड बेटे के बारे में। कैसे ये सब बदल गया इतना कुछ, उसका बेटा तो सही था ना, क्यों हुआ उसके बेटे के साथ ऐसा, वो सोच रही थी। उसके फादर किंग वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए थे क्योंकि वो अपने क्वीन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। और फिर ऐसे ही दिन बीतता गया और एक दिन क्वीन का देहांत हो गया। क्वीन अपने सेकंड प्रिंस को लेके इतना सोचती थी, अपने बेटे को लेके इतना सोचती थी। वो उस फ्रस्ट्रेशन में उसको एक दिन हार्ट अटैक आ गया और वो अपने बिस्तर में ही अपना दम तोड़ दी। उस दिन बहुत ज़्यादा गम का माहौल था, सब लोग रो रहे थे। हंगवानजुन के चेहरे के ऊपर एक मास्क था, एक काला सा मास्क। वो रो रहा था, उसका टीयर्स कोई देख नहीं पा रहा था। बस जो जेबजुन थे वही उसकी माँ को हक करके रो रहे थे। उसका चेहरा सब लोग देख पा रहे थे, सब लोग समझ पाए थे कि जेबजुन कितना दुखी है। पर हंगजान की चेहरा, हंगवानजुन का चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। जो लोग आए थे सब लोग गॉसिप करने लग गए कि ये सब हंगवानजुन के चेहरे की वजह से हुआ है। अगर उसका चेहरा इतना बदसूरत नहीं होता तो उसका माँ आज जिंदा होता, क्वीन जिंदा होती। और ये सब रूमर किसी और ने नहीं, जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी उसी ने, जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट जो उसको असिस्ट करती थी, जो उसकी सर्वेंट जो थी सेविका, उसी ने ऐसा किया था। जिसने हंगवानजुन को उस स्कार दिया था उसी ने ऐसा किया था। उसी दिन से उसका भाई भी उससे दूर दूर रहने लग गया। हंगवानजुन अपने कमरे में एक बंद सा हो गया था। उसके फादर भी उसको नहीं देखते थे। उसके फादर उस गम में थे कि उसकी बीवी मर गई है, क्वीन मर गई है। और बस एक दिन जब वो बैठा हुआ था तब एक लड़की आई थी। वो लड़की बहुत प्यारी थी। वो लड़की हंगवानजुन के पास आके उसको एक गुलाब दे के कहती है, आज रोज़ डे है, हैप्पी रहो ना, तुम सैड क्यों हो। हंगवानजुन 15 साल का था, वो लड़की भी 15 साल की थी। उसका नाम लिली था, बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी वो। हंगवानजुन ने जब पहली बार उसको देखा उसको प्यार हो गया उससे। और फिर वो लिली का इंतज़ार करते रहता था। हर रोज़ डे पे लिली आती थी और उसको रोज़ देती थी। ये 2 साल तक ऐसा ही चला। हंगवानजुन उसको प्यार करने लग गया था, सीक्रेट। पर एक दिन फाइनली वो सोचता है कि लिली सच में, आई थिंक वो उससे प्यार करती है। पर एक दिन हंगवानजुन ने देखा कि लिली उसको फ्लावर देने नहीं आई। क्यों, उसको पता नहीं था। वो वेट करता रहा पर नहीं आई लिली। पर एक दिन
हंगवन जुन ने देखा कि लिली जा रही है, क्योंकि अगर कोई अल्फ़ा को रोज़ अगर देता रहे तो इसका मतलब है वो ओमेगा अल्फ़ा को पसंद करता है। तो हंगवन जुन ने भी सोचा कि वो लड़की उसको पसंद करती होगी, लिली उसको पसंद करती होगी, पर फिर लिली आना बंद कर दी। हंगवन जुन को कुछ समझ नहीं आया। हंगवन जुन एक दिन लिली को देखा, वो महल में घुस रही थी, पर अगर वो महल में घुस रही थी तो वो उसके जहाँ पर उसका कमरा है उस साइड क्यों नहीं आई, जो उसका गार्डन एरिया कमरा के साथ है उधर क्यों नहीं आई, वहीं तो वो आती थी, तो वो आई क्यों नहीं। हंगवन जुन वेट कर रहा था, तब हंगवन जुन ने सोचा जरा उसका पीछा करते हैं। हंगवन जुन उसका पीछा करते करते फाइनली वो अपने भाई के कमरे के सामने पहुंच गया, जहाँ पर वो देखता है कि लिली उसके भाई को रोज़ दे रही है और उसका भाई स्माइल कर रहा है और लिली को हक कर रहा है। हंगवन जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और हंगवन जुन रोक नहीं पाता अपने आप को। उस दिन उसने मास्क नहीं पहना था, वो सीधा अपने भाई के पास आता है जहाँ पे लिली खड़ी हुई थी। लिली जब हंगवन जुन की चेहरे को देखती है वो डर जाती है, कहती है आह, और वो जेवजुन के पास पीछे जाके छुप गई थी। हंगवन जुन शॉक था। हंगवन जुन उसकी तरफ देख के कहता है, लिली तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया है। लिली मेरी तरफ देखो, तुम अगर मेरे भाई से मिलने आई तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ लिली, मैंने कोई गलती किया है, बताओ ना लिली। हंगवन जुन उसको पकड़ने जा ही रहा था, जेवजुन उसका हाथ हटा देता और कहता है, लिली से दूर रहो। भाई तुम्हें बात समझ नहीं आती है, अपने कमरे में रहा करो, तुमने निकलने का साहस कैसे किया। हंगवन जुन उसकी तरफ देख के कहता है, भाई आप लिली को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब मैं लिली के साथ क्यों नहीं रह सकता, मैं उससे बात तक नहीं कर सकता, मैं उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। लिली तो मुझे अपना दोस्त मानती है ना, लिली बोलो मेरे भाई को, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम मुझे प्यार करती हो ना, बचपन से तब से पसंद करती हो। लिली हाँ जेवजुन का कपड़ा टाइट से पकड़ रही थी डर के मारे। ये देखने के बाद लानमांग जी पूछता है, भाई आपका लिली के साथ क्या रिश्ता है, लिली आपसे क्यों मिलने आई है। लानमांग जी को कुछ शक होता है। लानमांग जी पूछता है तो उसका भाई गुस्से में कहता है, अच्छा ये जानने के बाद तुम चले जाओगे। लानमांग जी अपना सर हिलाता और कहता है, हाँ चला जाऊँगा। क्या रिश्ता है आपका लिली के साथ। लिली नर्वस थी, पता नहीं क्यों। उसका भाई कहता है, लिली मेरी पार्टनर है, मैं लिली को प्यार करता हूँ, पहले से बचपन से प्यार करता हूँ मैं लिली को, समझ गया है, और लिली से तुम दूर जाओ, लिली तुमसे प्यार नहीं करती है, समझ गए तुम। अब जाओ अपने कमरे में, बाहर निकलने का बात सोचना भी मत। ना किंग मेरे फादर तुमको देखना चाहते हैं, ना मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लानमांग जी चुप हो गया था, चुप्पी, पूरा साइलेंस। लानमांग जी कुछ नहीं कहता, वो उठ जाता है। उठने के बाद वो सीधा अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। लिली को जेवजुन शांत कर रहा था। फिर जेवजुन लिली को कुछ खाने को देता है। लिली स्माइल करती है उसकी तरफ देख के, पर लिली के अंदर पता नहीं क्यों एक नर्वसनेस थी। कुछ देर बाद जब लिली वहाँ से निकलने के लिए जाती है, वो उस पैलेस से जब निकल रही थी, तभी लानमांग जी उसको पकड़ लेता, कहता है, लिली ये सब क्या है, बताओ ना, मेरे भाई जो बोला क्या वो सच है। लिली फ्रस्ट्रेट होकर उसकी तरफ देखती और कहती है, हाँ सच है, अब प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा हाथ मत पकड़ो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर तुम्हारा भाई देख लेगा तो क्या समझेगा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ। तभी लानमांग जी कहता, पर वो सब क्या था, तुम मेरे कमरे में आती थी, मुझे रोज़ देती थी, पता है ना कि अल्फ़ा को रोज़ देने का मतलब क्या है, तो क्यों करती थी ऐसा। लिली गुस्से में कहती, क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई का अटेंशन चाहिए था, इसलिए उसके पास जाने का एक ही रास्ता था, वो थे तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, अब भी करता है, इसलिए मुझे पहले उसकी तरफ जाने से पहले तुम्हारे पास आना था, इसलिए मैं तुमको रोज़ देती थी। फिर देते उसको जलन फील होती थी, यही तो मैं चाहती थी। और अभी वो भी कन्फेस किया है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो तुम प्लीज़ दूर रहो हमारे रिलेशनशिप से। अगर मैं तुम्हारे भाई की पार्टनर हूँ तो तुम्हें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि ये सपने देखना चाहिए कि मैं तुम्हारी ओमेगा बनूंगी, क्योंकि तुम मेरे
काबिल की हुई नहीं। अपने आप को तुमने देखा है? तुम मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी ओमेगा बनूंगी? सपने देखना छोड़ दो हंगवनजुन, अपने आप को पहले मिरर में देखो, कितने बदसूरत हो तुम। हंगवनजुन कहता है तो तुम बदसूरत और कौन बदसूरत नहीं है, उसी बेसिस पे तुम प्यार करती हो, उसी बेसिस पे तुमने मेरे भाई को चुना है। लिली कहती हाँ वैसा ही कुछ, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है इस किंगडम में, इसलिए। क्योंकि मुझे क्वीन बनना है, तुम्हारी माँ तो नहीं रही, तो मुझे क्वीन बनना है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ, ना कि तुम्हें, समझे? मुझसे दूर रहो तुम। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। हंगवनजुन चुप हो गया था। हंगवनजुन अपने कमरे में जाता है। रात हो गई थी, वो खाने में भी नहीं आता है डिनर टेबल में। सब कुछ शांत हो गया था। हंगवनजुन चांद की तरफ देख के कहता है क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? आप चले गए और देखो मैं जिससे प्यार करता था उसको मैं पसंद ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है। क्यों तब आपने मुझे पैदा किया? मुझे तो याद भी नहीं है ये स्कार मुझे कब से लगा था, कब से चोट लगा था मुझे ऐसा कि ये पूरा बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते पूरा मेरे चेहरे तक। मुझे मर जाना चाहिए क्या माँ? मैं क्या करूँ? मैं भी तो एक अल्फ़ा हूँ, मुझे भी नीड्स है। मैं पहली बार किसी से प्यार किया और वो मेरे भाई को पसंद करती थी। ये दुख नहीं है, वो मेरे भाई को पसंद करती थी, पर वो मुझे इस्तेमाल की मेरे भाई के पास जाने के लिए। उसने मुझे इस्तेमाल किया माँ, इसलिए दुख हो रहा है। काश वो मर जाए, वो औरत, वो लड़की मेरे भाई के आसपास भी ना आए, उसका गंदा ऑरा मेरे भाई के पास भी ना छुए। आपका जगह कोई नहीं ले सकता माँ, आप क्वीन थी, आप इकलौती क्वीन हो, हमारी क्वीन, मेरी क्वीन, मेरी माँ हो आप। आपका जगह वो लेना चाहती थी। काश वो मर जाए, उसका दम घुट जाए, वो सांस रुक जाए, वो मर जाए। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू निकल रहे थे, पर लानवांग जी को ये नहीं पता थी उसको जो कर्ज मिला था उसके माँ की सर्वेंट से, वो एक ऑर्डिनरी कर्ज नहीं था। उसको उस चेहरे का तो कर्ज मिला था, पर उसको और एक कर्ज मिल गया था उसके साथ साथ ही, कि वो जब भी किसी को दिल से किसी को मरने के लिए कहता है वो सच में मरेगा। और उसी ने लिली को मरने के लिए बोला था। दूसरे दिन जब हंगवनजुन उठता है, उसको एक न्यूज़ आती है एक सर्वेंट से कि लिली का दम घुटने की वजह से रात में ही मौत हो गया। हंगवनजुन शॉक था। हंगवनजुन का हाथ पैर थर थर काँप रहा था। हंगवनजुन को पता ही नहीं था कि क्या ये कैसे हो गया। हंगवनजुन पूरे दिन अपने कमरे से निकला ही नहीं, क्योंकि उसको जब ये सुनने को मिला उसका भाई फूट फूट के रो रहा है लिली के लाश के सामने, वो अपने आप को लॉक कर लिया एक रूम में। और जब वो उसकी माँ की पर्सनल सर्वेंट ये बात सुनती है, जो क्वीन की पर्सनल सर्वेंट थी, वो लेडी जिसने हंगवनजुन को वो कर्ज दिया था, वो जब ये बात सुनती है, हंगवनजुन पेन में है, दर्द में है, वो अब आ जाती है। और हंगवनजुन उसको दाई माँ बोलता था, क्योंकि उसकी माँ के बाद यही एक औरत थी जो उसकी माँ के इतने खास थी, पास थी, तो इसी को दाई माँ कहता था। पर उसको ये नहीं पता थी कि इसी दाई माँ ने उसको ये कर्ज दिया है, उसकी माँ को उससे अलग किया है। और दाई माँ आके उसको बोलती क्या हुआ बेटा, तो तुम रो क्यों रहे हो? हंगवनजुन कहता है सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैं ना डिजर्व नहीं करता हूँ यहाँ रहने का, मैं एक प्रिंस होने का लायक नहीं हूँ। दाई माँ आपने मुझे पाला है, पोसा है, आप देखिए मैं इतना बदसूरत दिखता हूँ, जो मुझे कोई प्यार नहीं करता है। जब मुझे लगा कि कोई मुझे प्यार करता है, वो मुझे समझती थी, मुझे लगा, पर देखो वो भी मुझे नहीं समझती थी। मैंने अपनी काली ज़ुबान से बोला कि वो मर जाए, देखो वो मर गई। दाई माँ थोड़ी शॉक थी, पर वो कुछ अपने फेस में रिएक्शन नहीं लाई। वो कहती है नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, उसको एक हार्ट में, उसको एक पता नहीं, उसको एक दिल का दौरा पड़ा तो वो मर गई, ये तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ है प्रिंस, तुम मत रो। बस हाँ तुम्हारी माँ का दिल का दौरा का चीज़ वो तुम्हारी वजह से हुआ था, पर ये तो हम लोग तुम्हारे ऊपर तो जिम्मा नहीं डाल सकते हैं ना कि तुम्हारी माँ का मौत तुम्हारी वजह से हुआ है। हंगवनजुन ये बात बहुत बार सुन चुका था, बहुत लोगों ने उसके ऊपर टोंट मारी थी इस बात को लेके, पर आज ये दाई माँ भी उसको लेके फिर से इस टाइम में इस बात को लेके जब बोली, हंगवनजुन के दिल में और भी ज़्यादा सा पेन हुआ। हंगवनजुन कहता है
मैं सब छोड़ के चला जाऊँगा। मैं नहीं जाना चाहता यहाँ दाइमा, मैं मर जाना चाहता हूँ। मैं अल्फा होने के लायक नहीं हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे भाई भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे किंग। पर क्या हुआ, अचानक से सब कुछ बदल गया। कैसे मुझे स्कार आया मेरे चेहरे पे, कैसे किया वो मुझे कुछ याद नहीं है। पर देखिए ना, सब लोग कर तरीका मेरे साथ से सब कुछ चेंज हो गया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। दाइमा बोलती, नहीं बेटा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुमको पाला है। आज देखो, तुम्हारी क्वीन भी, मेरी क्वीन मतलब तुम्हारी माँ अगर होती तो वो भी यही बोलती, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम रो मत बेटा। हंगवनजुन रो रहा था। कुछ देर बाद दाइमा उसको थोड़ा सा खाना खिला के वहाँ से निकल जाती है। दिन बीत रहे थे। हंगवनजुन बड़ा हो रहा था, 20 साल का हो गया था। और जेवजुन ने किसी से शादी नहीं किया था उस दिन के बाद से। वो पूरा कोल्ड बन गया था, किसी से ना बात ना कुछ। उसका फादर भी उसके साथ बात करने की कोशिश करता था, पर वो उसके फादर से बात करता था, पर कोई लड़की के बारे में नहीं बात करता था, कोई ओमेगा के बारे में एकदम नहीं करता था जेवजुन। और हंगवनजुन को पता है क्यों। हंगवनजुन अपने भाई को नहीं बता सकता ये बात कि उसी की वजह से लिली मरी है, नहीं बता सकता। वो अपने आप को जिम्मेदार मानता था लिली का मौत का। जब रात हुई, वो 20 साल का था, आज उसका जन्मदिन था, पर किसी ने उसको विश किया ही नहीं। ना उसका भाई ना उसका पिता, किसी ने विश नहीं किया। अपनी माँ की तरफ देखे कहते, माँ आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, काश आप होती तो आप मेरा जन्मदिन बड़े से धूमधाम करके मनाती जैसे पहले मनाया जाता था। पर माँ आज मैंने कुछ डिसाइड किया है, आज रात मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा, दूर, हमेशा दूर, कोई मुझे देख ही नहीं पाएगा, ऐसा इतना दूर चला जाऊँगा। हंगवनजुन ये बोलता है, पानी का बोतल और कुछ 2 कपड़े लेता है, एक बोतल में भरता है और वहाँ से निकल जाता है अपना चेहरा छुपा के। वो अपने पूरे महल से निकल के फॉरेस्ट की तरफ चलने लग गया था। वो जा ही रहा था। उसका यही मकसद था, इस किंगडम से निकल जाए। जंगल से जा ही रहा था, अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो अंधेरे में एक दलदल में फंस जाता है। हंगवनजुन उठ नहीं पा रहा था। हंगवनजुन चिल्ला रहा था, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। हंगवनजुन का पैर नीचे धंसा जा रहा था। वो चिल्ला रहा था। हंगवनजुन का गले तक वो दलदल आ गया था। वो और चिल्ला नहीं पा रहा था, उसका आवाज़ अटक गया था। और उससे पहले हंगवनजुन कुछ कर पाता, वो साइड से देखता है एक सांप आ रहा है, जो हंगवनजुन की तरफ ही आ रहा था दलदल से, एक सांप। तभी एक रस्सी जोर से उसकी साइड आती है। हंगवनजुन उसको पकड़ लेता है, उसके हाथ में पकड़ जाती है वो रस्सी, कोई इसको खींचता है। हंगवनजुन हाफ उठ गया था, उसका वो पोटला उस दलदल के अंदर घुस गया था, पर उसका वो फिक्र नहीं था, उसको वहाँ से निकलना था। वो उठता है, जब वो हाफ उठता है, उसका हाफ बॉडी उठता है, एक हाथ उसकी तरफ पहुँचती है, अंधेरे में एक हाथ, एक मशाल एक लड़का पकड़ा हुआ था और वो एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। हंगवनजुन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके चेहरा भी नहीं देखता है। हंगवनजुन जब थोड़ा सा उठता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है कि उस लड़के के ऊपर हंगवनजुन फिसल के गिर जाता है। वो लड़का अपने आप को संभालता है और हंगवनजुन को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम तो कितने गंदे हो गए हो, नहाओगे? हंगवनजुन फाइनली उस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़के ने एक फटी पुरानी शर्ट पहनी हुई थी और एक बड़ा वाला पजामा टाइप का पहना हुआ था। वो एक गाँव वाला ही लग रहा था, पर यंग था, उसी की उम्र का लग रहा था, 20 साल। वो उसी के हाइट का था, पर क्यूट। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम एक ओमेगा हो? वो लड़का अपना नोज़ स्क्रैच करता है और कहता है, क्या कोई दिक्कत है उससे? तभी हंगवनजुन कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो लड़का कहता है, चलो चलो, देखो मेरा कपड़ा भी देखो गंदा हो गया है, चलो वहाँ पर एक लेक है, वहाँ जाकर नहा लेते एक साथ। तभी हंगवनजुन कहता है, 1 मिनट, एक साथ का मतलब क्या है? मैं किसी के साथ नहाने नहीं वाला हूँ। तभी वो कहता है, क्यों, शर्म आती है? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारा चीर हरण कर दूंगा या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ूंगा? देखो मैं बहुत अच्छा ओमेगा हूँ, मैं सब नहीं करता हूँ। तभी हंगवनजुन कहता है, क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब मैं किसी ओमेगा के साथ नहीं करूँ, मतलब पॉन्ड में नहाऊंगा नहीं। तभी
वो मेगा कहता है अच्छा नॉटी, और वो हांगवन जुन का चीक्स के ऊपर पोक करता है। हांगवन जुन अपना चेहरा ढक लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि तुम अल्फ़ा हो या ओमेगा, मुझे नहाना है बस, चलो चलो। हांगवन जुन को पुश करके वो लेके जाता है पास के पॉन्ड में, और हांगवन जुन को कुछ बोले बिना ही, प्रिपेयर किए बिना ही उसको पुश कर देता है। जो हांगवन जुन पहना था उसी में ही हांगवन जुन पानी में जाके गिरता है। हांगवन जुन तैर पाता था फाइनली, इसीलिए हांगवन जुन उठता है पानी से। फाइनली उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़का काला करके था, उस लड़के का स्किन का कलर थोड़ा डार्क था, पर वो लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसने देखा, हाँ डार्क कलर का था वो, उसके लिप्स के नीचे मोल था, और वो लड़का भी उस पानी में जंप करता है हांगवन जुन के पास। हांगवन जुन थोड़ा प्रिपेयर नहीं था कि वो भी जंप करेगा, और वो लड़का स्माइल करता है। हांगवन जुन का मास्क गिर गया था तो वो विजिबल हो रहा था उसका स्कार। वो लड़का उस पानी से वो थोड़ा सा लाइट जो आ रहा था, वो पानी थोड़ा ग्लो कर रहा था, तो रात में वो जुगनू के लाइट से वो लड़का, यंग लड़का हांगवन जुन के उस चेहरे को निहार रहा था और कह रहा था वैसे एक बात कहूँ। हांगवन जुन उसकी तरफ देख रहा था। हांगवन जुन को पता नहीं था कि उसका मास्क गिर गया है, उसका नकाब गिर गया है। वो लड़का कहता है एक बात कहूँ, तुम बहुत हैंडसम हो, काश तुम्हारी स्कार नहीं होता तो तुम और भी हैंडसम होते। हांगवन जुन शॉक्ड हो जाता है। हांगवन जुन अपने चेहरे के ऊपर हाथ देता और देखता है मार्क्स नहीं है। हांगवन जुन पैनिक करने लग जाता है। तभी वो लड़का हांगवन जुन को अपने पास खींचता है जैसे कि वो अल्फा है और हांगवन जुन ओमेगा। वो कहता है अरे अरे क्या हो गया, देखो चिंता मत करो, मैंने तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्या हुआ, डर गए क्या। हांगवन जुन उसके चेहरे की तरफ देखता कहता है ए मुझसे दूर हो, मैंने कहा मुझसे दूर रहो तुम। तभी हांगवन जुन का बात सुन के वो ओमेगा कहता है क्यों, क्या तुम्हें क्या हुआ, डर गए। हांगवन जुन कहता है नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता है मेरा ये जो डिजीज़ है तुम्हारे ऊपर भी फैल जाएगा। वो लड़का अचानक से चक्कर करने लग जाते, कहता है ओह अच्छा मेरे ऊपर भी लग जाएगा, पर देखो मैं तो इतना काला हूँ, मेरे ऊपर है आएगा तो कुछ दिखेगा भी क्या। हांगवन जुन उसकी तरफ देखता है, कहता है तुम तो पूरे सरफिरे हो क्या। हांगवन जुन आसपास उसके नकाब को ढूंढने की कोशिश करता है, और तभी वो लड़का उसके पीछे से उस नकाब को हांगवन जुन को देता और कहता है ये ढूंढ रहे हो। हांगवन जुन उसके हाथ से वो नकाब को लेता और कहता है मुझे भी उठना है, मुझे यहाँ से जाना है। वो लड़का कहता है चलो मैं ही तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, मुझे पता है इस जंगल के बारे में, कहाँ कहाँ जाता है ये रास्ता, और शायद लग रहा है कि तुम घूम गए हो रात में, तुम्हें रास्ता पता नहीं है, मैं हेल्प कर दूँ। वो लड़का की बात सुन के हांगवन जुन थोड़ा अपने कपड़े को थोड़ा पोंछता है और कहता है ठीक है तुम मुझे रास्ता दिखाओ, और मैं तुम्हें, मेरे पास कुछ सोने के कॉइन है मैं तुम्हें दे दूँगा। वो लड़का जम करके पानी से उठता हुआ कहता है क्या सोने के कॉइन, दिखाओ दिखाओ, तुम अमीर हो क्या, दिखाओ कहाँ है सोने के कॉइन। तभी हांगवन जुन कहता है पर मैं विश्वास कैसे करूँ कि तुम मुझे इस जगह से सच में निकाल दोगे। तभी वो लड़का कहता है अरे विश्वास करो। वो अपना 3 उंगली निकाल के उठा के कहता है देखो हेवेंस का कसम, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिरे। तभी पास में ही बिजली गिरता है, और वो लड़का जम करता है, कहता है नहीं 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 मैंने कुछ नहीं कहा हेवन, मेरे ऊपर नहीं, इस लड़के के ऊपर फेंको। हम उनके कहते मेरे ऊपर, मैंने क्या किया है, और देखो तुमने अभी झूठ बोला इसलिए बिजली का। वो लड़का कहता है देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर देखो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें तो ऐसे भी रास्ता नहीं पता, तुम्हें यही एक ही अच्छा चीज़ है कि एक अनजान के ऊपर भरोसा करो, देखो मैं कहाँ तुम्हें ले जाता हूँ। हांगवन जुन अपना सर हिलाता है, वही टाइम यही चीज़ सही था, इसी टाइम उसके पास और कोई चॉइस था ही तो नहीं। हांगवन जुन अपना सर हिलाता है और उस लड़के को फॉलो करता है। वो लड़का हांगवन जुन के साथ जा रहा था। जाते जाते हांगवन जुन को कहता है तो तुम्हारा नाम क्या है। हांगवन जुन, उसको ये नहीं पता था उसका नाम हांग वांग जुन है, द प्रिंस, सेकंड प्रिंस ऑफ दिस किंगडम। वो बोलता है वांग जी, लान वांग जी है। वो स्माइल करता है। वो लड़का कहता है ओह अच्छा, तो मेरा नाम, मैं बताता हूँ, मेरा नाम वेवुशियान है, हेलो, अच्छा लगा तुमसे मिल गए। और वो लान वांग जी के साथ चल रहा था। लान वांग जी के साथ चलने के बाद लान वांग जी थोड़ा थक जाते, वो बैठने ही वाला था। तभी वेवुशियान कहता है अरे अरे बैठो मत, पता है वो क्या है, वो पत्थर नहीं है, वो टर्टल है।
हामुन उठ जाते, कहते क्या ये टर्टल है? तभी कहता है हाँ ये टर्टल है, तुम्हें दिख रहा होगा पर ये फॉरेस्ट में नहीं, मैजिकल टाइप का फॉरेस्ट है, इसमें ना बहुत कुछ है और पता है जंगली जानवर भी है जो तुम्हें पीछे से आके तुम्हारे बम को चिबा के खा लेंगे। हामुन कहता है क्या ये सब भी होता है यहाँ? मुझे पता क्यों नहीं, ये किंगडम में, मेरे किंगडम में ये सब भी था। व्यूशन कहता है मेरी किंगडम? तभी हामुन कहता है नहीं मतलब मैं बोल रहा था कि यहाँ पर ऐसा भी है, मुझे पता नहीं था। व्यूशन कहता है एक देखो रात हो रहा है, कल सुबह चले जाना, एक काम करो मेरे कॉटेज में चलो, शायद मैं तुम्हें कुछ मदद कर दूँ, या फिर तुम अपने घर से भाग रहे हो क्या? तुम्हें देख के तो वही लग रहा है, क्योंकि तुम कुछ लेके निकले भी नहीं हो। अगर तुम कहीं जाते तो कुछ लेके निकलते, पर नहीं तुम कुछ लेके निकले ही नहीं। कुछ आई थिंक उस पोटली में कुछ कपड़े ही है ना। तभी व्यूशन का बात सुन के लान वांगची उसकी तरफ देखता कहता है तुम्हें कैसे पता? तभी व्यूशन कहता है अरे सिक्स सेंस मेरा बहुत अच्छा है, तुम्हें पता नहीं है? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम रहते हो क्या मेरे साथ? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा? देखो मेरी माँ भी बोलती है मैं बहुत होशियार हूँ, तुम्हें पता है मेरे पास बहुत सारी शक्ति है, पता है मैं ना तालिस्मान के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मैं ना मुझे बहुत सारे मैजिक्स आते हैं। लान वांगची शॉक्ड, उसके गाँव में, उसके किंगडम के गाँव में ऐसा भी कुछ होता है? मैजिक बोल के भी ऐसा कुछ होता है क्या? व्यूशन की तरफ लान वांगची देख रहा था एक अजीब से नज़र से। व्यूशन कहता है क्या पता नहीं है मैजिक होता है? ओह कोई बात नहीं है, तुम्हें ऑर्डिनरी पीपल को क्या पता होगा मैजिक के बारे में, तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता भी नहीं होगा। लान वांगची को गुस्सा आ रहा था इस लड़के का बात सुनने के बाद, ये उसको बात बता रहा था कि इंसल्ट कर रहा था उसका। छोड़ो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी ना लान वांगची जानता है। लान वांगची इसके साथ जा ही रहा था और व्यूशन कहता देखो मैं एक अच्छा बात बताता हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा, तुम एक काम कर, तुम मेरे घर रहोगे, मैं ना तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें रहने का जगह भी दूंगा, और ना तुम्हें बस कुछ काम करना पड़ेगा मेरे साथ, करोगे? मुझे बहुत मदद की ज़रूरत होती है, पर देखो मेरे साथ कोई रहता ही नहीं है मदद करने के लिए, मेरी माँ भी दूर रहती है, उनके काम है ना महल में। तभी लान वांगची कहता महल में? तभी वो व्यूशन कहता हाँ मेरी माँ महल में काम करती है, सुनो ना मैं बहुत दूर रहता हूँ तो मेरी माँ मेरे से मिलने नहीं आती है, तो मेरे घर रह सकते हो। व्यूशन का बात सुन के लान वांगची कहता है ठीक है, पर इसकी माँ महल में काम करती है और अगर इसकी माँ को पता चला कि मैं प्रिंस हूँ, पर इसकी माँ तो घर आती ही नहीं है, इसने जैसे बोला। व्यूशन का बात सुन के लान वांगची कहता है ठीक है, पर काम क्या करना पड़ेगा? व्यूशन कहता है देखो जड़ी बूटियाँ लानी पड़ेगी मेरे लिए, मैं कुछ काम करता हूँ, जैसे कि एक होता है ना जादू। तभी लान वांगची स्माइल करके कहता है जादू? तभी व्यूशन कहता है हाँ जादू, मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरी? लान वांगची कहता है नहीं मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा था, मैं बस बोल रहा था जादू। तभी व्यूशन स्माइल करके कहता है तुम हंस भी सकते हो। लान वांगची स्माइल करता है, फर्स्ट टाइम उसको एक स्माइल उसके फेस में आई, ये जेन्युइन वाली स्माइल थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और व्यूशन लान वांगची एक साथ जंगल में शिकार करते थे, और लान वांगची को पहले अजीब लगता था क्योंकि व्यूशन रात में एक रूम में जाके कुछ मंत्र बोलने लग जाता था। फिर कभी कभी लान वांगची सो रहा है, लान वांगची के ऊपर पानी छिड़कने लग जाता था, और जब लान वांगची पूछता था तुम ये पानी क्यों छिड़क रहे हो घर पे, तभी व्यूशन कहता था ये मेरी मैजिकल पानी है, और व्यूशन का बात सुन के लान वांगची चक्कर करने लग जाता था। एक रात व्यूशन वहीं पे लान वांगची को देख रहा था कि वो व्यूशन लान वांगची के बेड के पास आके बैठता है और कहता है तुम इतने हैंडसम हो, हाँ, पर तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत इनसिक्योर हो तुम्हारी स्कार को लेके। हमेशा जब मैं तुम्हारा मास्क उतारने का कोशिश करता हूँ तुम शर्मा जाते हो, तुम बोलते हो कि नहीं तुम्हें नहीं चाहिए अपना मास्क, तुम पहनना चाहते हो। पर एक बात बोलूँ, तुम इसके मास्क के बिना तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो। और एक बात, ये स्कार तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हैंडसम बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। शायद किसी को ना दिखे पर मुझे दिखती है, और ये जो स्कार तुमको मिली है शायद तुम्हें नहीं पता, पर ये कोई कर्स है जो मुझे दिख पा रही है। ये जो मैं हर रात ये होली वाटर छिड़कता हूँ, मैजिकल पावर, ये मेरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर पता है तुम जब सोते हो तब मैं ना एक मैजिकल स्पेल मेरे रूम से तुम्हारे लिए भी करता हूँ कि तुम्हारी तरफ कोई बैड ऑरा ना हो आए। पर मुझे जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तुम्हारे चेहरे के आसपास बहुत सारे काले ऊर्जा घूमते रहते हैं। पर चिंता मत करो, ये विंग सब कुछ सही कर देगा।
और तुम्हें एकदम परफेक्ट बना देगा, पहले की तरह जैसे तुम हो, असली में जो तुम हो। विंग सब कुछ सही कर देगा। लानवांग जी, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, पर जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कना बंद नहीं होता है। कुछ कर तो नहीं पाऊँ तुम्हारे लिए, पर इतना तो ज़रूर करूँगा कि तुम्हारे इस श्राप से तुमको मुक्त कर दूँ। व्यूशन स्माइल करता है और ब्लश करता है। व्यूशन उठता है और व्यूशन वो बाहर विंडो की तरफ देखता है और चांद की तरफ देख के चांद की तरफ बोलता है कि मैं व्यूशन, मुझे भी सब लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं काला दिखता हूँ। मेरे अंदर कुछ वैसा कुछ खासियत नहीं है। मैं एक ओमेगा हूँ, पर कोई अल्फ़ा उतना क्यूरियोसिटी से मुझे नहीं दिखता है। पर जब से तुम मिले हो तब से कुछ अलग फील होने लग गया है मेरे अंदर। तुम मुझे नॉर्मल ट्रीट करते हो, तुम मेरे बात पे हंसते हो, तुम मेरे साथ रहते हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना और पसंद आने लग गया है। लानवांग जी, क्या मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ? व्यूशन अपने आप को रोकता है। नहीं, इतना ख्याल, बाप रे, कभी भी उसने ऐसा ख्याल अपने दिल में लाया नहीं। फर्स्ट टाइम वो ऐसा ख्याल अपने मन में ला रहा था। दूसरे दिन जब लानवांग जी उठता है, उसका बॉडी थोड़ा अजीब फील कर रहा था। लानवांग जी उठता है, व्यूशन नहीं था घर में। लानवांग जी बाथरूम में जाता है, अपने आप को एक हॉट बाथ लेता है। वो बाहर निकलता है। उस घर में एक छोटी सी मिरर थी, उस आईने में आता है और फिर अपना मास्क पहनने ही वाला था उठा के, तभी वो अपने चेहरे को देखता है और वो शॉक्ड। उसका स्कार कहाँ गया? उसका इतना बड़ा वाला स्कार जो उसके नेक के पास आता था, वो स्कार है ही नहीं। वो स्कार कहाँ है? लानवांग जी अपना हाथ देखे वो चेक कर रहा था। कोई खुरदा कुछ नहीं है वहाँ, पूरा प्लेन है। और उसका चेहरा ग्लो कर रहा है जैसे कि एक हेवन से आई हुई कोई अल्फ़ा, कोई हेवनली इमोर्टल हो, वैसा ही। लानवांग जी शॉक था। लानवांग जी अपने चेहरे की तरफ छू के देख रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है। व्यूशन अंदर घुसता है। व्यूशन लानवांग जी की तरफ देखे कहता है, क्या हुआ लमजान, भूख लगा है? लानवांग जी उसकी तरफ देखे कहता है, विंग, ये कि मेरे चेहरे तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? व्यूशन कहता है, नहीं तो कुछ दिखना चाहिए क्या? हाँ, तुम तो खूबसूरत हो, मुझसे भी ज़्यादा। लानवांग जी स्माइल करता है और व्यूशन को जाके हक कर लेता है, उसको गोदी में उठा लेता है। व्यूशन कहता है, क्या कर रहे हो? मेरा टोकरी और उसका फ्रूट्स का जो वेजिटेबल जो था उसके हाथ से सब गिर जाता है। लानवांग जी उसको उठा के घुमा रहा था और कह रहा था, विंग मैं ठीक हो गया, व्यूशन मैं ठीक हो गया, विंग मैं ठीक हो गया। व्यूशन स्माइल करता है। लानवांग जी के नेक के अराउंड वो भी हाथ रख दिया था। लानवांग जी जब फाइनली समझते हैं कि वो क्या कर रहा है, व्यूशन का वेस्ट को पकड़ के व्यूशन को धीरे से लानवांग जी नीचे उतारता है, कहता है, विंग मैं ठीक हो गया। व्यूशन स्माइल करता है और लानवांग जी का चिक्स को सहलाता है और कहता है, मुझे दिखता है तुम ठीक हो गए हो, तो क्या मैं पूजा करूँ तुम्हारा? अब हटो, मुझे बहुत काम करना है। लानवांग जी स्माइल करता है और व्यूशन का पीछे से वेस्ट को पकड़ लेता है और हक कर लेता है, कहता है, थैंक यू, तुम मेरे लाइफ में गॉड की तरह हो विंग। मैं तुमसे व्यूशन उसकी तरफ घूमता कहता है, क्या मैं तुमसे क्या तुम्हें कोई और बीमारी आ गई है क्या? लानजान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें बीमारी पे बीमारी आती रहती है। व्यूशन स्माइल करता है और कहता है, बोलो मैं क्या तुमसे? लानवांग जी ब्लश करता है, कहता है, पहली बार किसी ने मेरी असली मैं जो हूँ वैसे ही मुझे पसंद किया है। विंग, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? मुझे क्यों लगता है तुम मुझे पसंद करते हो विंग? पहले दिन से ही मुझे क्यों लगता है तुम जैसे देखभाल करते हो मेरी, जैसे एक केयर करते हो, वैसा कोई नहीं करता था। विंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? व्यूशन चुप था। व्यूशन कुछ अपना सर नीचे देख रहा था। व्यूशन फिर कहता है, मेरा चुप्पी का मतलब एक ही है पागल। हाँ। लानवांग जी स्माइल करता है और उसको पकड़ के किस करता है। व्यूशन भी रेजिस्ट नहीं करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लानवांग जी को पता था कि व्यूशन उसकी खूबसूरती से नहीं उससे प्यार करता था, नहीं तो व्यूशन उसको अपने घर लाता ही क्यों? व्यूशन वो पता नहीं क्यों, उसको पता नहीं था कि हाँ वो बदसूरत दिखता था। उसको कोई अल्फ़ा इतना
लाइकिंग नहीं करता था, पर उसको ये पता नहीं थी कि उसको इतना सुंदर अल्फ़ा मिल जाएगा। वो हर टाइम गॉड को या फिर चांद को अपने दिल का बात बोलते रहता था कि कोई अल्फ़ा मुझे भाव नहीं देता है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं कितना बुरा दिखता हूँ, क्या मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। पर आज उसको पता चल गया, उसके लिए इतना सुंदर अल्फ़ा बना था, इतना सुंदर अल्फ़ा जो विभूषण को सच में उसका मानता था। लानवांग जी विभूषण को सीधा, उसको कुछ कोई काम करने ही नहीं देता है, विभूषण को सीधा बेड पे गिरा देता है और विभूषण भी रेजिस्ट नहीं करता है। वो रात उन लोग के लिए एक रोमांटिक सी भरी रात थी। पूरा दिन 3 दिन तक लानवांग जी लगातार विभूषण के साथ फिजिकल होता रहा और विभूषण का आवाज़ उस कॉटेज से निकलता रहा, बहुत सी पेन भरी, बहुत तरी की आवाज़। कभी विभूषण लानवांग जी को स्लैप कर रहा है, पीछे स्क्रैच कर रहा है और लानवांग जी का भी आवाज़ निकल रहा था। वो दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया था, वो दोनों मार्क्ड अल्फ़ा एंड ओमेगा थे और दोनों खुश थे अपने एक दूसरे से। विभूषण आफ्टर जब लानवांग जी उसको मार्क कर दिया था, लानवांग जी क्योंकि वो उसका अल्फ़ा बन गया था तो उसका भी एक चार्म विभूषण के ऊपर भी तो छिलकना था। वो मार्क बहुत जल्दी ही रेड हो गया और वो ग्लो करने लग गया वो मार्क, क्योंकि लानवांग जी इतना सुंदर जो था और क्योंकि उसका अल्फ़ा इतना सुंदर था तो ओमेगा के ऊपर एक झलक तो आने वाली ही थी। विभूषण पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखता था और विभूषण उसका स्किन ग्लो करने लग गया था, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा सेक्सी हो गया था और उसका बार बार लानवांग जी और क्रेव करने लग गया था विभूषण के प्रति डे बाय डे। और एक दिन फाइनली विभूषण वो बाहर था, वो सब्जियां खरीद रहा था, तभी उसको किसी के साथ टक्कर हो जाता है। विभूषण जब देखता है तब वो उसकी माँ थी। उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और शॉक्ड हो गई थी, ये उसका बेटा है, ये इतना सुंदर। वो और कोई नहीं, वो दासी थी, क्वीन की पर्सनल असिस्टेंट करती थी, जो असिस्ट करती थी, वही जो दाई माँ थी लानवांग जी की, वही विभूषण की माँ थी। वो कहती है तुम इतने सुंदर। तभी विभूषण गुस्से में कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ, आपको नहीं लग रहा था कि मैं इतना सुंदर दिखूंगा, बताइए माँ। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, पर तुम तो बहुत अजीब से काले दिखते थे ना, पर तुम ऐसे कैसे दिखने लग गए। तभी विभूषण कहता है, क्योंकि मैंने मेरा अल्फ़ा ढूंढ लिया है और मैं भी उसके साथ ही रहना हूँ, इसलिए देखो मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ। विभूषण को देख के उसकी माँ सच में खुश थी, पर उसकी माँ को अजीब सा फील आ रहा था, पता नहीं क्यों। उसकी माँ स्माइल करती और कहती, हाँ ठीक है बेटा, पर मैंने जो तुम्हें जादुई वाली बुक दी है उसको तुम संभाल के रखते हो ना, उससे मैजिक सीखते हो। विभूषण कहते हैं, हाँ माँ मैं सीखता हूँ, उसमें क्या है। वैसे पता है मेरा अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है और उसी की वजह से मैं इतना ज़्यादा, देखो मेरा बॉडी ग्लो करता है। और पता है माँ, आज मैं जब भी मार्केट जाता हूँ ना, सारे अल्फ़ा मेरी तरफ घूर के देखते हैं, मेरे बॉडी की तरफ, मुझे बहुत शेम फील होता है। और पता है जब भी मेरा अल्फ़ा मेरे से घूमता है ना, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। और पता है आपके जाने के बाद ना, वही मैं उसके साथ इतना साल रहा और वो मुझे बहुत प्यार करता है। उसकी माँ स्माइल करती है, कहती है, ये तो अच्छी बात है। अभी तुम्हारी उम्र क्या है बेटा। विभूषण कहता है, मेरा उम्र तो अभी 26 है माँ, उसकी भी सेम है। विभूषण का बात सुन के उसकी माँ स्माइल करती है, कहती है, अच्छी बात है, तुमको तुम्हारी अल्फ़ा मिल गया, मैं खुश हूँ, तुम खुश हो अपनी लाइफ में और तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। मैं तो उतना प्यार नहीं दे पाई, पर कोई और दे रहा है। विभूषण स्माइल करता है। अचानक से विभूषण को एक शीशी उसकी माँ के एक छोटे से शीशी उसकी माँ के पॉकेट में दिखती है। ये वही शीशी थी और वो जहर। विभूषण समझ गया था ये वही जहर है जो लानवांग जी के ऊपर, जो उसकी स्कार के ऊपर यूज़ किया गया था। वो मैजिक स्पेल जो उस शीशी से उसके हाथ में मली जाती है और उसी हाथ को अगर किसी के चेहरे पे रखते तो उसी से वो स्पेल बनती है। विभूषण शॉक्ड हो गया था, उसकी माँ की तरफ देखता है और वो कुछ कहता नहीं है। विभूषण वापस घर जाता है, वो थोड़ा अपसेट था। लानवांग जी विभूषण के लिए खाना प्रिपेयर किया था। लानवांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों हो। विभूषण लानवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लानसन मैं क्या तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम गुस्सा नहीं करोगे ना मेरे ऊपर।
लानमंग जी कहता है नहीं, क्यों, मैं नहीं गुस्सा करूँगा, मैं अपनी विंग के ऊपर कभी गुस्सा कर सकता हूँ क्या, तुम बताओ तो मुझे। व्यूशन कहता है एक बात बोलूँ, जो स्कार तुम्हें पहुँचा था ना, जो स्कार तुम्हें तुम्हारे बॉडी पे आया था, जो चेहरे पे आया था ना, वो स्कार और कोई नहीं। लानमंग जी थोड़ा अजीब था, अजीब सा फेस बना था, कहता है क्या, कौन सा, क्या, मुझे समझ नहीं आया। व्यूशन कहता है जो स्कार तुम्हारे चेहरे पे था। लानमंग जी कहता है हाँ, उसका क्या, वो तो भी चला गया है। व्यूशन कहता है सुनो तो, वो स्कार और कोई नहीं, मेरी माँ ने ही तुम्हें दिया था। लानमंग जी शॉक्ड हो गया था। लानमंग जी कहता है नहीं विंग, ऐसा नहीं है, वो तो मुझे चोट पहुंचा था इसलिए मेरा स्कार ऐसा हुआ था। विभूषण कहता है नहीं इंसान, सुनो मेरा बात, मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ ने ऐसा तुम्हारे साथ किया। मेरी माँ और कोई नहीं, क्वीन की पर्सनल सर्वेंट थी, असिस्ट करती थी, वही थी। तभी विभूषण का बात सुन के लानमंग जी फ्रीज, लानमंग जी अपना हाथ फ्रीज, उसका हाथ काँप रहा था और लानमंग जी कहता है दाई माँ। विभूषण कहता है क्या। लानमंग जी कहता है दाई माँ, मेरी माँ का सर्वेंट को मैं दाई माँ कहता था। विभूषण शॉक्ड, विभूषण बोलता है तुम मेरी माँ को जानते हो। लानमंग जी कहता है हाँ, वो वही तो मेरा देखभाल करती थी मेरी माँ का जब मौत हुआ। विभूषण को सब समझ आने लग गया था। विभूषण कहता है मुझे माफ़ कर दो लानजान, मेरा कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ की तरफ से मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम प्रिंस निकलोगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा मत देना लानजान। लानमंग जी शौक था। लानमंग जी विभूषण की तरफ देखता है, कहता है क्या तुम्हारी माँ ने। तभी लानमंग जी का मुट्ठी भीज रहा था। लानमंग जी वो सब रिमेंबर कर रहा था, उसका भाई, उसको सब लोग कैसे देखते थे, उसकी लिली जब उसको ऐसे बोलती थी। लानमंग जी का हाथ भीज रहा था। लानमंग जी विभूषण की तरफ गुस्से से देखता है। लानमंग जी कुछ और कह ही पाता। विभूषण उठता है, कहता मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। विभूषण थोड़ा और आगे बढ़ ही पाता, तभी विभूषण बेहोश हो जाता है और लानमंग जी अचानक से उसको जाके कैच कर लेता है। विभूषण का चेहरा थपथपाता है। लानमंग जी कहता है विंग विंग विंग, क्या हुआ तुम्हें विंग। और लानमंग जी तभी उसको कुछ पता नहीं था क्या करना है, तो वो डायरेक्ट जो हीलर था, रॉयल हीलर, उनको बुलाता है बटरफ्लाई मैसेज से। और बटरफ्लाई जब मैसेज उसको मिलता है, वो हीलर शॉक्ड हो गया था क्योंकि दाई माँ ने जब सबको बोला था कि सेकंड प्रिंस भाग गया है, तो सब लोग अपसेट हो गया था ऑलरेडी, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड था उसको लेके क्योंकि वो अगली दिखता था। तो सब लोग, उसका भाई भी अनहैप्पी हुआ था, उसका फादर भी, किंग। और तभी जब हीलर को वो मैसेज मिलता है तो हीलर, उसको कुछ समझ नहीं आती, सेकंड प्रिंस अभी भी ज़िंदा है, वो यहाँ पर ही है। वो उस जगह को फॉलो करता है जहाँ से वो मैसेज आया है। जब वो बीच फॉरेस्ट में पहुँचता है तब वो चेक करता है कि लानमंग जी का चेहरे में कोई स्कार है ही नहीं। लानमंग जी तो हेवन जैसा ब्यूटी लग रहा है कि हेवन से आया हुआ कोई एक कल्टिवेटर हो जो इमोर्टल हो। लानमंग जी कहता है प्लीज़ मेरे ओमेगा को ट्रीट कीजिए, मेरा ओमेगा बेहोश हो गया है। हीलर अपने नीस में बैठ जाता है। वो विभूषण का हाथ पकड़ता है, कहता है प्रिंस ये आपका ओमेगा है। तभी लानमंग जी कहता है हाँ ये मेरा ओमेगा है, क्या हुआ मेरे ओमेगा को। वो हीलर कहता है ये प्रेग्नेंट है। लानमंग जी शॉक्ड, वो अपना वो क्या हैप्पी हो या फिर दुख हो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर वो खुश था क्योंकि ये उसका ओमेगा है और उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है। फाइनली वो फादर बनेगा। विभूषण को कस के पकड़ता और कहता है हीलर सबको मैसेज पहुंचा दीजिए कि सेकंड प्रिंस वापस आ रहा है अपने ओमेगा को लेके। कुछ देर बाद विभूषण का आँख खोलता है और विभूषण पहले स्केर्ड था कि लानमंग जी क्या कहेगा, पर लानमंग जी उसको हक कर लेता है, कहता है विंग मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, जो भी है तुम्हारी माँ ने किया है, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं कभी ऐसा गलती नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं गुस्सा था तब, पर जब देखा कि तुम बेहोश हो गए हो मैं बहुत डर गया था। विंग मुझे छोड़ के मत जाना, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे इसी अलावा। विंग स्माइल करता है और विभूषण उसको हक कर लेता है। विभूषण कहता है आई लव यू लानजान, आई लव यू हांगमंचन, मेरे प्रिंस हो तुम, मेरे सब कुछ हो तुम, हस्बैंड। लानमंग जी स्माइल करता है। जब उसके फादर किंग को पता चलती है उसकी सेकंड प्रिंस यही है, उसके किंगडम में है, पर उसने कभी ढूंढने के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि उसको इतना दिलचस्पी नहीं था उसके सेकंड बेटे को लेके। जब से उसकी बीवी मरी है तब से ही उसको उसके बेटे को लेके फिक्र नहीं थी, सब वो अपने पहले बेटे को लेके सोचते रहता था।
जब उसके फर्स्ट बेटे को पता चला जेवजुन को कि लानवांग जी यही है और वो अपने ओमेगा को लेके आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। सब लोग बाहर खड़े हुए थे और फाइनली एक कैरेज वो पैलेस के सामने रुकता है और इस कैरेज से पहला लान वांगजी निकलता है। उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। वो निकलता हुआ तो सब लोग शॉक्ड। लान वांगजी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना जानता कि सब लोग बस देखे जा रहे थे। उसके फादर किंग शॉक था और उसका भाई भी। जेवजुन शॉक्ड। जेवजुन सोच रहा है क्या क्या मेरे भाई, पर वो खुश भी था। उसका भाई वापस से ठीक हो गया। और उसके भाई और उसके फादर ने नोटिस किया कि लानवांग के पास से एक ओमेगा कैरेट से निकला। वो ओमेगा ब्लश कर रहा था। पहली बार उसने इतनी बड़ी कैसल देखा था। उसी क्राउड में, सर्वेंट्स के क्राउड में एक औरत खड़ी हुई थी। वो औरत अपनी जगह में फ्रीज हो गई थी। वो औरत और कोई नहीं, दाई माँ थी। वो कहती क्या मेरा बेटा। और वो जब हांगवांजुन के चेहरे की तरफ देखती है वो शॉक्ड हो गई थी। वो कहती कि क्या ये दोनों, मेरा बेटा का अल्फा हांगवांजुन। वो शॉक्ड हो गई थी। वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। वो यहाँ से दौड़ के निकल जाती है। किसी ने उसको देखा ही नहीं। यहाँ से वो दौड़ के बाहर चली गई एक सीक्रेट जगह से। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, एक वक्त भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसको दम घुट रहा था, पता नहीं क्यों। एक अजीब सा फीलिंग आ रही थी उसको। पी वुशियान लानवांग जी के पास से अंदर घुसता है। उसके फादर खुश थे लानवांग जी को देख के। और फिर वो पहले ये खुश नहीं था कि उसके सेकंड बेटे ने शादी कर लिया, पर वो धूमधाम करके उन दोनों का शादी करवाना चाहता था। और वैसा ही हुआ। उसका फादर भी वैसा ही था। पर जब देखा उसका बेटा पहले ठीक हो गया, वो खुश हो गया, तो उन लोगों ने सब ने एक रॉयल पार्टी रखी जहाँ पर लानवांग जी पी वुशियान को ऑफिशियली शादी किया सबके सामने। पी वुशियान ब्लश कर रहा था। किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा, उसके स्टेटस के बारे में नहीं पूछा। पी वुशियान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वो ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि वो ऑर्फन है, उसके मम्मी पापा कोई नहीं है। और फिर उन दोनों का शादी हो गया। एक दिन पी वुशियान वो गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में जब घूम रहा था उसका प्रेग्नेंट बेली शो हो रहा था। पी वुशियान प्रेग्नेंट था, उसका बेली बिग हो गया था। वो फ्रूट्स खाए जा रहा था और लानवांग जी उसका पैर दबा रहा था। पर दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था और वो उन दोनों को देखते हुए एक लेडी स्माइल कर रही थी और कह रही थी क्या मैं इतनी सेल्फिश थी, मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा का अल्फा ये है। काश, मुझे रिग्रेट हो रहा है। मैं बस खुश हूँ कि मेरा बेटा खुश है। और वो हमेशा के लिए वहाँ से निकल जाती। वो और कोई नहीं, वही सर्वेंट थी, वही दाई माँ थी, वो वहाँ से निकल जाती है हमेशा के लिए। और फिर यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है और सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वन शॉट तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। तो स्टे विथ मी विद वांगशन तुसी एंड आई लव यू गाइस।